अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद रूडा स्पेशल शो बनाम सरकार, जिसमें आज हम इन्वायरमेंट से लेकर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से बात करेंगे कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी किस हद तक इस पर प्लानिंग कर रहा है, काम कर रहा है और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए क्या समरात छोड़कर जा रहा है, वो चाहे साफ़ पानी की सूरत में हो या साफ़ इन्वायरमेंट की सूरत में। आए मेरे साथ। नाज़रीन, लाहौर में जब भी हम इश्यूज़ की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे बेसिक इश्यूज़ हैं जो कभी ना कभी सियासी या मुल्की हालात की वजह से पसे पुश चले जाते हैं, लेकिन कुछ मसाइल और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम सो ग्लैड कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं, और उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो है पानी का मसला। हम हमेशा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स शेयर करते हैं, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से जब रिपोर्ट्स आती हैं कि लाहौर में पानी का मसला बढ़ता चला जा रहा है। और कुछ साल पहले तक मुझे याद है कि एक रिपोर्ट आई थी विच वाज वेरी अलार्मिंग कि हर साल सतह ज़मीन से जो पानी का लेवल है लाहौर में वो नीचे जाता जा रहा है, यानी कि पानी कम होता जा रहा है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं या जो पी सकते हैं। और मैं अक्सर मिसालें दिया करती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कराची बन जाएं और हमें इस्तेमाल करने के लिए पानी भी ख़रीदना पड़े। उसके बाद एक प्रोजेक्ट सोचा गया, एक पूरा प्लान बनाया गया कि हम किस तरह से इस चीज़ को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, वेस्ट वाटर को ट्रीटेबल तरीके से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उसके कुछ अरसे के बाद लकीरी कह लीजिए कि एक और प्रोजेक्ट शुरू हुआ रूडा, जिसने इसको ऑन बोर्ड ले लिया। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इस वक्त की अहम ज़रूरत है जिस पर काम हो रहा है। एक पूरी प्लानिंग के तहत इसको आगे लेकर जाया जा रहा है और हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में इसके समरात, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो हम लाहौरी रिसोर्सेज के थ्रू इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो आज इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं रूडा के इंजीनियरिंग विंग ऑफिस में, और ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या, किस तरह से इस पर काम होगा, कितना टाइम लगेगा, फ़ायदा क्या होगा इससे, और फ्यूचर में जब ये सस्टेन हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्लानिंग फेज से निकलकर एक्चुअली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें उसके असमरात मिलना शुरू होंगे, तो फिर किस तरह से उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर नकी साहब मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। मैंने बड़ी कोशिश की कि थोड़े से टाइम में इस इशू को हाईलाइट करें जो कि बहुत सीरियस है। हम बाकी चीज़ों पर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए हम क्या रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली छोड़ कर जा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे ही जी, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हमारे प्रोजेक्ट को। बेसिकली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी इसका बता देता हूँ। मास्टर प्लानिंग एक स्टार्ट हुई, वासा क्योंकि कस्टोडियन था इस पूरे प्रोजेक्ट का, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का जी। तो उन्होंने मास्टर प्लानिंग स्टार्ट की और उन्होंने 6 लोकेशंस पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रपोज किए फॉर लाहौर जी। तो उनमें से क्योंकि ये 10-12 साल पुराना प्रोजेक्ट था, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है ना वो स्टडीज़ को हम जो है ना वो उसके उन्होंने बेहतर करते गए, और अल्टीमेटली जब रूडा आया तो रूडा ने वासा से 2 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टेकअप किए। ये 2 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पहला महमूद बूटी शादबाग और दूसरा अक्रॉस द रिवर शादरा का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था। सबसे पहले हमने महमूद बूटी और शादबाग का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उसकी प्लानिंग स्टार्ट की। फिजिबिलिटी हमने सबसे पहले क्योंकि फिजिबिलिटी की स्टेज आती है, हमने फिजिबिलिटी उसकी कंप्लीट की। फिर हम प्लानिंग फ़ेज़ में गए और फिजिबिलिटी से आगे स्टडीज़ हमारी हमने वो सारी कंप्लीट की, जिसमें जियोटेक होती है, जिसमें हमारा टोपोग्राफिक सर्वे होता है, वेस्ट करेक्टराइजेशन होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा इसमें फैक्टर था वो थी हमारी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी की फाइनलाइजेशन। हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को जो है ना वो कंपेयर किया आपस में। बेस्ट टेक्नोलॉजी को हमने उसमें से लॉकअप इसलिए नहीं किया कि हम ये चाहते थे कि हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करें, लेकिन जो बेस्ट टेक्नोलॉजी, कोई भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है वो आके कहता है कि मुझे एक्टिवेटेड स्लज बेहतर लगती है तो वो उस पर आके हमें ट्रीटमेंट दे दे। कोई कहता है कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर बेहतर है तो वो उस पर आके हमें दे दे। इसी तरह हमारे पास पेटेंट टेक्नोलॉजीज़ भी आई। सारी दुनिया से हमारे पास इस टाइम इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो इंटरेस्टेड हैं, पेटेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी, तो वो भी अब हमारे पास जो है ना इंशाल्लाह हम
विद इन कपल ऑफ मंथ्स इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। साहब, इसमें जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जब ये टेकअप किया तो एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि ये पूरा रिसर्च बेस्ड काम है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट ओवरनाइट सोचा चलो जी यहाँ पर ये कर दें और वो करना शुरू कर दिया। मतलब इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए देखा गया, टेंडर्स लिए गए, कंपैरिजन्स किए गए, फ्यूचर में इसका बड़ा फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल सही कहा। बेसिकली जब आप प्रोजेक्ट को प्लानिंग फेज़ में टाइम देते हैं ना, तब ही वो जो है ना एग्जीक्यूशन फेज़ में भी आपको ना एक अच्छा प्रोजेक्ट बनता है। हमने इसकी प्लानिंग फेज़ में अब काफ़ी टाइम दिया है, आपको पता है, आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं बड़ी देर से। हम इसको प्लान करते रहे, हमने फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने फिजिबिलिटीज़ इसकी कंप्लीट की, प्रॉपर हमने मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया। उसके बाद हमने अब क्योंकि टेंडरिंग फेज़ में जाना है, टेंडर भी इसका ईजी टेंडर नहीं है। जैसे हम प्रोजेक्ट एक रोड का उठाया, रोड को ईजीली हमने वो मार्केट में फ्लोट कर दिया, टेंडर उस पर आ गए। इसमें हम ना हमने टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट टेंडरिंग टेक्निक्स को हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें पीपीपी मोड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ईपीसी मोड है। हम कुछ प्रोजेक्ट अब ये सोच रहे हैं कि ईपीसी मोड पे ले जाएं, कुछ प्रोजेक्ट अगर कोई इन्वेस्टर हमें अच्छे आते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, तो हम पीपीपी मोड पे भी जा सकते हैं। फंडिंग के क्योंकि इश्यूज़ हैं, फंडिंग सबसे बेहतर ये है कि हम पीपीपी मोड पे जाएं, इंटरनेशनल हमारे पास फंडिंग आ जाएगी, उससे फिर हमारा ये एग्जीक्यूट और एक इन्वेस्टमेंट भी होगी और डेफिनेटली इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा उससे। आपकी बात से मुझे याद आया, मैं शुरू में उन लोगों में से थी जो लोग बहुत क्रिटिकल होते थे इस प्रोजेक्ट को लेकर, और इस पर बहुत तनकीद भी हुई है। मेरी इमरान साहब से बात हुई तो वो हंसते थे, वो मुझे कहते थे पूछो मुझसे तनकीदी सवाल और मैं जवाब दूंगा। बात ये है, और उन्होंने मुझे एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि जब भी किसी डेवलप कंट्री में आपने एक रोड भी बनानी होती है तो वो ये नहीं सोचते कि अगले 5 साल उस रोड का हाल क्या होगा, वो ये सोचते हैं अगले 15 साल, अगले 20 साल हम उसके बाद क्या करेंगे। आई थिंक यही हो रहा है रूडा के डिफरेंट फेजेस के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जैसे ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ 540 MGD तकरीबन लाहौर का अनट्रीटेड वेस्ट जो है वो रावी में जा रहा है जी। वो रावी में बेसिकली जब जाता है, जैसे आपने स्टार्ट किया कि ये पॉल्यूट कर रहा है हमारे अंडरग्राउंड वाटर को, तो अंडरग्राउंड वाटर कैसे पॉल्यूट कर रहा है कि यही वाटर जो है अनट्रीटेड वाटर सीप करके नीचे जा रहा है आपके, वो सारे स्ट्रेटा को खराब कर रहा है। अब वो सही पानी अगर हमें 200-300 फुट पे मिलता था तो वो अल्टीमेटली आपका जो है ना वो भी वेस्ट वाटर बन गया, और अब हमें बोर मजीद नीचे जो है ना वो करना पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता अब हमारा जो है ना ये डेप्थ बोर की वो 800 फीट तक भी पहुंच गई है। तो इस मेन जो ये इशू है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे, फिर इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ट्रीट करके और इसी पानी को हम रीयूज़ करेंगे। रीयूज़ हम डिफरेंट, हमारे पास जो है ना हमने उसमें भी काफ़ी रिसर्च की है। हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं कुछ जिनके प्रोसेस में हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में इसको यूज़ कर सकते हैं, साथ शादरा फॉरेस्ट है वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन हमने काफ़ी ऑप्शन जो है ना एक्सप्लोर। अच्छा, बैराजेस कितना हेल्प करेंगे इसको, क्योंकि रावी एक नाला बन चुका था और जब भी बारिशें या मानसून स्टार्ट होता है तो फिर एक डर लग जाता है कि सैलाब आ जाएगा, क्योंकि वो अपना पानी छोड़ देते हैं और वो पानी वेस्ट हो जाता है, वो हम उसको कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये कितना हेल्प करेगा इस पूरे प्रोसेस में? जी, हमारे जैसे आपको पता है रूडा में 3 फेजेस हैं और 3 बैराजेस हैं हमारे। तो पहला बैराज जो है वो तकरीबन शादरा के पास आके फॉल करता है और इससे शॉर्ट ऑफ अराउंड 1 किलोमीटर हमारा जो है ना ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो जब इससे ये वेस्ट वाटर को हम ट्रीट करेंगे और रावी में इसको हम अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ करेंगे ट्रीटेड को, आगे बैराज होगा। तो हमारे प्लान में ये था कि हम एक तो रेन वाटर वो हमारा रावी में आएगा, एक पीछे से जो इंडिया से पानी आ रहा है वो आएगा, और हमने एक मेन जो हमारा सोर्स था ना, जब ये दोनों चीज़ें भी नहीं होंगी तब हमारा वेस्ट वाटर इसके अंदर आ रहा होता है। अभी अब जब सर्दियों का मौसम देखते हैं तो सिर्फ वेस्ट वाटर इसमें जो है ना वो फ्लो कर रहा होता है। तो ये वेस्ट वाटर जब ट्रीटेड होगा तो फिर अल्टीमेटली ये इसको बेटर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं नकी साहब आपकी इजाज़त से दिखाना चाहूँगी कि कुछ अर्सा पहले हमने विज़िट किया इस एरिया का,
और मैं सबसे पहले तो मैं सफ़ायर बे की बात करूँगी, जहाँ से जो बिल्कुल रावी की बेल्ट के ऊपर मौजूद है, जिसके ऊपर एतराज़ात इंडिया की तरफ से भी आए और इंटरनेशनल भी एक इशू बना कि पता नहीं लाहौर में ऐसा कौन सा अमेजिंग प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। और वो जब एक्चुअली ऑन ग्राउंड नज़र आना शुरू हुआ है तो इसका मतलब है, जब दुश्मन तनकीद करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छा हो रहा है आपकी आने वाली नस्लों के लिए। तो वो एक छोटा सा क्लिप देखिए कि इस वक्त सफ़ायर बे पर जो हमने जब इसको कवर किया था कैसे काम हो रहा था। बाकायदा वहाँ पर रोड बेल्टिंग स्टार्ट हो गई है। जो वहाँ पर लैंडलॉर्ड्स थे जो ऑन बोर्ड नहीं थे वो ऑन बोर्ड आ गए, उन्होंने इसको ना सिर्फ ओन किया बल्कि खुशी से इसको एक्सेप्ट भी किया। और उन बेराजेज़ में जो काम हुआ है वो ज़रा छोटा सा एक क्लिप देखिए। नाज़रीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीछे आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का सारा काम चल रहा है और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से यहाँ पर फर्स्ट फेज़ है जिस पर काम चल रहा है। बाकायदा बेल्टिंग का काम शुरू हो चुका है, वो आपको इन डिटेल जो है उस हवाले से बात की हमने। और इसके साथ साथ ये जो मेरे पीछे पूरी ज़रई ज़मीन देख रहे हैं ये एक्वायर की जा रही है रोडा की जानिब से। अब मुज़ाहमत क्या की गई, एतराज़ात क्या लगाए गए और किस तरीके से यहाँ के ज़मींदार जो हैं वो इस पूरी प्लानिंग को देख रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। हमने कुछ ज़मींदारों से रिक्वेस्ट की है जिनको रिसेंटली अभी रोडा की जानिब से पेमेंट्स की गई हैं और पेमेंट्स करने के बाद उन्होंने खुशी खुशी अपनी ज़मीनें जो हैं वो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले कर दी हैं ताकि ये जो नया शहर आबाद किया जा रहा है, जो फ्यूचर हम देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, सिटी के साथ ही एक और ऐसा सिटी जो तरक्की की नई राहें खोलेगा, जो ना सिर्फ फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी एक ब्राइट फ्यूचर जो है वो प्रॉमिस कर रहा है। तो कैसे ये लोग इसको समझते हैं उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ यूँ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। चाचा जी खड़े हो जाओगे तो मेरे वास्ते आसानी हो जाएगी। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? ठीक ठाक। ठीक ठाक हो? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੋ? हाँ जी। किन्ने अरसे तो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ? मैं को 2-3 साल पहले ली सी। कितनी ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? 12 एकड़। 12 ਏਕੜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੂਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। खुश हो, मुतमईन हो? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। 10 ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ? ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਰੋਡਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਚੋਖਿਆਂ ਥੱਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਜਾਣ ਡਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਵਾਹਨੇ ਸਾਂ 30-20 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੌਨੇ ਦਾਮੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਰੂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭ ਗਿਆ। पैसे मिलने चाहिए। हाँ, पैसे लभने चाहिए। बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल सही गल है। बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, एक बात इन्होंने बड़ी क्लियरली मेंशन की कि यहाँ पर कब्ज़ा भी किया हुआ है लोगों ने, जिनको असल में एतराज़ है, जो असल में शोर मचा रहे हैं और रो रहे हैं कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे। एक तो गैर कानूनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो यहाँ पर लोगों को वरगला रही हैं और उनको ऑन बोर्ड लेकर ये कहना चाह रही हैं जी कि ये जो रोडा का प्रोजेक्ट है ये कोई नेशनल प्रोजेक्ट नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और आप जो है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड आ जाएं और हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब ये जेन्युइन ज़मींदार हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन यहाँ पर बेची है एंड ही इज़ हैप्पी और वो बाकायदा मार्केट रेट से ज़्यादा उनको चार्जेस जो हैं वो पे भी कर दिए गए हैं। सर, अब हम आ जाते हैं कि प्लानिंग फ़ेज़ के बाद कितना टाइम लगेगा एक्चुअली इसके ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड रियलिटी देखने में और फिर इन फ्यूचर इसका फ़ायदा क्या क्या होगा? अच्छा, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। हमने अब जब वासा से हमने टेकअप किए थे ये 2 प्रोजेक्ट्स, तो हमने महमूद बूटी और शादबाग को अलग अलग कंसिडर किया। हमने कहा ये दोनों हम प्रोजेक्ट्स जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। शादबाग पे हमारे पास इन्वेस्टर्स से कुछ, वो उनके साथ हम PPP मोड पे जा रहे हैं और महमूद बूटी में हम EPC मोड पे जा रहे हैं। EPC मोड ये होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड फिर कंस्ट्रक्शन। तो उसका इंशाल्लाह हमारा विद इन कपल ऑफ मंथ्स हम इसका टेंडर कर लेंगे। EPC में फिर क्योंकि सबसे पहला फ़ेज़ होता है डिज़ाइन फ़ेज़,
तो वो डिज़ाइन फ़ेज़ को हम 4 to 6 मंथ देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर जो आता है वो आके डिज़ाइन करता है और अल्टीमेटली फिर उस डिज़ाइन को हम रिव्यू करके और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट और इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इन्वेस्टर्स भी हमारे पास इंटरनेशनल भी आ रहे हैं और लोकल बहुत सारे जो है ना वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो हमारे से बात करते हैं। पोटेंशियल नज़र आ रहा है। हाँ जी, पोटेंशियल, क्योंकि एक पोटेंशियल प्रोजेक्ट है, उसमें लोगों को एक अच्छी चीज़ नज़र आती है और ये भी नज़र आता है कि अल्टीमेटली जने लाहौर का भी फ़ायदा हो रहा है इसमें। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ना हमें ये 4 to 6 मंथ का ये फेज़ है, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। बिल्कुल सही। एंड लास्टली इससे कितना असर पड़ेगा जो पानी की कमी होती जा रही है इस पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद? ऑब्वियसली आपके पास एस्टिमेट्स तो होंगे, तो थोड़ी सी होप देना लोगों को भी बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे है कि क्योंकि ये ना हम फर्स्ट पॉइंट पे अभी आए, हम पहले पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं। ये 7 पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो ये जो है ना हमारे मज़ीद बेहतर होता जाएगा। फर्स्ट पॉइंट पे हमारा महमूद बूटी है। महमूद बूटी 80 MGD का हमारा प्लांट है। अच्छा। उसमें से हमने जो है वो 20 MGD अभी टेकअप कर रहे हैं। फेजेस में होता है ये, तो फेज़ मैनर में हम इसको लेके चलेंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड तकरीबन 2 साल है, उसमें से 6 मंथ जो है वो डिज़ाइन किए हैं, बाकी और इसमें ये जो अभी इंडस्ट्रियल जोन में पूरा उसका काम चल रहा है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, ये उसका हिस्सा ही है। ये इंडस्ट्रियल के लिए कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगता है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है उसका डिफरेंट है। वो भी ऑन बोर्ड है। हाँ जी, और ये म्यूनसिपल के लिए है, तो ये म्यूनसिपल का हम अलग। बिल्कुल सही। और इसी नोट पर मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगी जो हमने इंडस्ट्रियल जोन में पूरा कवर किया कि किस तरह से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और फिर इन फ्यूचर जब वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो जाएगा तो कितनी आसानी से जब 2 चीज़ें कंबाइन होकर उसका रिजल्ट निकलेगा तो वो फिर और ज़्यादा आसान भी हो जाएगा और समझ भी आएगा। ज़रा देखिए। अगर इस वक्त हमारे साथ इंडस्ट्रियल जोन के डिप्टी डायरेक्टर मियां हसन साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कुछ अर्सा पहले जब यहाँ पर शो किया और मैं वो क्लिपिंग देख कर आई हूँ, वो तमाम क्लिप्स जो उज़मा ने ये शो किया था उस वक्त, तो यहाँ खुदाई हुई भी थी और आज हम एक सरफेस पर खड़े हैं, यानी कि बड़ी तेज़ी से काम जो है वो चल रहा है इंडस्ट्रियल जोन का। क्या क्या प्रोमिसेस हैं जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन कायम करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को ऑन बोर्ड लाने के लिए किए गए थे रूडा की तरफ से? जी, हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का था। एक तो सीवरेज यहाँ पर है, क्योंकि अब सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं था और जब बारिश होती थी बारिशों के मौसम में तो पानी महीनों यहाँ पर खड़ा रहता था और आमदोरफ्त में बहुत इनको दुश्वारी होती थी। तो मेन सीवरेज का है काम, और सड़क भी प्रॉपर लेवल कोई उसके चीज़ मतलब प्लानिंग के तहत नहीं बनी थी। तो ये हमारा था। और आप देख सकते हैं कि जी जब हमने शुरू किया था कुछ महीने पहले तो बिल्कुल यहाँ कच्चा ये था और खुदाई हुई भी थी, और अब आप देख सकते हैं कि जी प्रॉपर सीवरेज यहाँ कवर हो गया है और बेस पड़ गई है और सिर्फ कारपेटिंग होनी है। जब कंप्लीट ये तकरीबन 30% कंप्लीट हो चुका है, अब मज़ीद आगे भी ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसकी कारपेटिंग वगैरह स्टार्ट होगी। आउटलुक जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट। जी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। इसमें मतलब कारपेटिंग भी होनी है, फिर उसमें स्ट्रीट लाइट्स भी इसमें लगनी है और इंडस्ट्रियल गेट भी लगना है, और एक जो नाला यहाँ पर है उसकी लाइनिंग भी होनी है। बिल्कुल सही। अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है सर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, स्पेशली जब डिटेलिंग की तरफ आप जाते हैं और अंडरग्राउंड काम के, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स के बाद उनका जो अंडरग्राउंड काम है वो कोई ना कोई ख़राबी निकल आती है। तो स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं? और मैं देख रही हूँ यहाँ पे हमारे पीछे ही बिल्कुल एक वो सीवरेज के पाइप्स जो हैं वो बीच में डाले गए हैं, तो ये प्रॉपर एक्यूरेशन के साथ मैं देख रही हूँ कि मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक काम चल रहा है। जी, इसमें बेसिक ये हुआ है कि जी इसमें जो लोगों को यहाँ पर था कि जी डिले हो रहा है, काम स्टार्ट नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट का काम में इस तरह होता है कि प्रॉपर डिज़ाइन इसमें नेस्पाक ने डिज़ाइन किया है, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे NLC, तो वो कोई भी चेंज इसमें एक डिज़ाइन पहले करते हैं, हर तरह से उसको चेक करते हैं, फिर ऑन साइट जब ऑन ग्राउंड काम शुरू होता है तो उसमें कुछ ज़ाहिर है कि ऑन ग्राउंड चेंजेस आती हैं। वो हर चेंज के लिए वो अपना उनका डिज़ाइन नेस्पाक जो है ना वो चेंज किया जाता है और फिर NLC उस पर काम करता है। वो कोई भी चीज़ जो है ना वो चेंज नहीं कर सकता डिज़ाइन की चेंज के बगैर। सर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा इस इंडस्ट्रियल एरिया को ऑन बोर्ड लाकर एक जोन बनाना, क्योंकि ऑलरेडी जोन मौजूद भी है सुंदर का, अगर हम जिक्र कर लें तो कायद आज़म वो बड़े बड़े जोन है, इसका मकसद क्या था? रूडा ने इसको ऑन बोर्ड क्यों लिया? जी, ये इंडस्ट्रियल जोन है हमारा जो मास्टर प्लान में डिक्लेयर हुआ है। ये काफ़ी बड़ा एरिया, तकरीबन 7000 एकड़ से ज़्यादा एरिया है। उसमें डिफरेंट फेजेज़ हैं, फ़ेज़ 1, 2, 3।
तो ये इसमें इंडस्ट्रियल जोन है, इसको हम रेगुलराइज कर रहे हैं। यहाँ पर मेनली स्टील इंडस्ट्री है, प्लास्टिक की है, कुछ ऑटो पार्ट्स की, कुछ मोबाइल एसेसरीज़ की, जो हमने सर्वे करवाया उसके मुताबिक। लेकिन मेनली 50% आप कह सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री यहाँ पर री-रोलिंग मिल और फर्नेसेस वगैरह हैं, उनको हम रेगुलराइज कर रहे हैं, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, और ताकि वो हमारे बाई लॉज़ के मुताबिक इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स जो कंस्ट्रक्शन के बाई लॉज़ हैं उसके मुताबिक ऑपरेट करें। बिल्कुल ठीक है। और इंडस्ट्रियल इस्टेट जो है, जिस तरह आप कह रही हैं सुंदर वगैरह, वो हमारा एक सेपरेट प्लान है, जिसके लिए हम एक एरिया लेके उसको डेवलप करके प्रॉपर उसमें रेगुलर प्लॉट्स और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी वगैरह, ग्रीन एनर्जी वगैरह, उसके बाद हम प्लॉट सेल करेंगे। ठीक है जी जी, इन्वेस्टर्स को और लोगों को जी जी, इंडस्ट्रियलिस्ट को जी जी, जो नई इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं जी, उसमें इंडस्ट्री भी एरियाज मार्क्ड होंगे। फार्मास्यूटिकल के लिए अलग है, टेक्सटाइल के लिए अलग है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स जी जी, उसमें जोन्स होंगे जो अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है हसन साहब। हम ओवर द ईयर्स देखते हैं कि लाहौर कितना अनप्लान्ड तरीके से डेवलप हो रहा है। अनप्लान्ड से मेरे मुराद के बस अर्बनाइजेशन हुए जा रही है, कोई टाउन प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर, कोई कंट्रोल, और बेहंगम ये जो फैलाव है शहर का, वो अपने ही रिसोर्सेज को कम करने का बायस भी बन जाता है। और यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो फिर तंगी का शिकार होते हैं, वो चाहे ट्रैफिक कंजेशन की सूरत में हो, अस्पताल में सहूलियात की कमी की सूरत में हो, या और बहुत से मसाइल होते हैं। तो ये जो प्लान्ड एक पूरा प्रोजेक्ट आगे लेकर चल रहे हैं, इससे कितना फ़ायदा होगा इन फ्यूचर? जी, इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसमें अब क्योंकि हम सारा इसको सर्वे जब करते हैं, देखते हैं कि जी एक ही जगह पे कमर्शियल एरियाज़ भी हैं, इंडस्ट्री भी है, रेजिडेंसेस भी हैं, एग्रीकल्चर भी उधर ही हो रहा है, तो ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा सकता। इंडस्ट्रियल जोन करने का ये मकसद है कि जी प्रॉपर जो इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, जो रोड्स हैं, जो विड्थ है उसकी, जो इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज़ हैं, जो वेस्ट वाटर के उनके डिस्पोजल के इश्यूज़ हैं, तो उसके मुताबिक वो चीज़ें की जाएँ। यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्री होगी और उसके साथ जो लेबर की कॉलोनीज़ वगैरह या वो चीज़ें हैं, रेजिडेंशियल एरिया जिसमें आपने चहार बाग हैं या और, वो सेपरेट होगा। वो इंडस्ट्री के अंदर जो है रेजिडेंशियल एरिया या वो चीज़ें नहीं होंगी। ये तो ऑलरेडी जो चीज़ें काम कर रही हैं, हम उनको रेगुलराइज कर रहे हैं। ठीक है। और हम यही उसको प्रमोट कर रहे हैं कि लोग प्लान्ड तरीके से जो रेजिडेंसेस में रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ जाएं, कमर्शियल एरिया सेपरेट हो, एग्रीकल्चर के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर वगैरह या उसके लिए अलग जोन, अलग से एक जगह है, बैराजेस अलग बनाए जा रहे हैं, मेडिकल जो है वो अलग, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए, स्कूल्स के लिए अलग एरियाज़ मुख्तस किए गए हैं। और ये जो रेजिडेंशियल है उसमें भी सारी वहाँ जो रेजिडेंशियल की फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर होंगी, मॉस्क, ग्रेवयार्ड, स्कूल, कॉलेजेस, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएंगी। जी, तो आपने देखा। और नकी साहब, इसी नोट पर मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी हम लाहौरियों के लिए कि हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और फिर जब ये कंप्लीशन की तरफ चले जाएगा प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर हमारी एज सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हो जाए। थैंक यू जी। अब इसमें ऐसे है कि जो पब्लिक के लिए हमारा मैसेज ये है कि एक तो ये एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट है जी। एनवायरनमेंट को रूडा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो उसने रिस्पॉन्सिबल एक डिपार्टमेंट होने के नाते हम तो अपनी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। पब्लिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सपोर्ट करें इसमें। ये पब्लिक का प्रोजेक्ट है और ये हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि अल्टीमेटली क्योंकि वाटर डिप्लीट हो रहा है, तो इस प्रोजेक्ट को जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ये वाला इशू भी जो है ना वो आपका रिजॉल्व कर देंगे। अल्टीमेटली वाटर के इश्यूज़ और एनवायरनमेंट के इश्यूज़ इस प्रोजेक्ट से जो है ना हम इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक सेट पैटर्न हो जाएगा। फिर हमें नहीं रोना पड़ेगा कि स्मॉग आ गई है, हमें नहीं रोना पड़ेगा कि पानी नहीं है और लाहौर पोल्यूट हो गया, हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, जिसके तहत बहुत से प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, प्लानिंग के फेज़ में है। उसके ऊपर न सिर्फ वर्किंग की जा रही है बल्कि लोगों को उसकी अवेयरनेस और आगाही भी दी जा रही है कि इन फ्यूचर ये जो एक नया शहर आबाद होगा इसका कितना फ़ायदा होगा। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर इन्वायरमेंट नादिया जी मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे जानेंगे कि अगर इन्वायरमेंट जिसका हम जिक्र करते हैं और बड़े आराम से बोल देते हैं वो कितना ज़रूरी है और रूडा के लिए इसके ऊपर कितना काम हो रहा है, इस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सीमन? बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। और जैसे आपने कहा कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट इज़ एवरीवन, यू मी एवरीवन, लाइक अराउंड अस इज़ एनवायरनमेंट। अब जो हम आराम से बोल देते हैं एनवायरनमेंट का लफ्ज़, वो बहुत मुश्किल है इम्प्लीमेंट करने के लिए जी, किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए, जहाँ पे हमेशा से आपके पास रिसोर्सेज बड़े स्कार्स होते हैं। अब उन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए और इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपकी प्लानिंग और आपका तमाम तर जितनी भी आप उसके साथ प्रोजेक्ट्स को रिलेट करते हैं वो एक वेल कोहियर्ड उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो होनी चाहिए जी। उसके साथ अब जिस तरह से रूडा की आप अब मिसाल लेंगे जी कि रूडा को हम कह रहे हैं कि जी ये बड़ा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट ऑल्दो इन स्टार्ट कहा जाता था कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा हमारी भी, क्योंकि आपकी भी माशाल्लाह मैं देखती हूँ चीज़ें, आपका जो है वो रूडा नॉलेज बड़ा बेहतर हो गया वक्त के साथ और ज़्यादा, और मैं समझती हूँ कि हर शहरी का आप जैसा नॉलेज होना चाहिए कि रूडा बना क्या रहा है और रूडा क्या बना पाएगा। रूडा एक प्रोजेक्ट नहीं है सिर्फ, ये एक शहर है जो आबाद होने जा रहा है। जब आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है एक शहर को लेकर, आप उसके ऊपर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है और वो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ आप उस डिमांड को कवर नहीं कर पाते, तो वो आपके जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं वो ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं। और उसकी मिसाल लाहौर शहर में हमें नज़र आती है, जो अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन हुई है। अर्बनाइजेशन, आप पहले कभी जो हमने बड़ों से सुनते हैं वो बोर करवा लेते थे बड़ी आराम से 150 फीट 200 फीट, अब आप मेरे ख्याल 600-700 फीट पे जाते हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए, फ्री ऑफ आर्सेनिक एंड फ्री ऑफ लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन और लाइक कंटेमिनेशन। अच्छा, अब रूडा इसके लिए क्या करने जा रहा है, आप देख रहे हैं कि रावी रिवर आपका जो गुज़र रहा है, जो कभी गुज़रा करता था वो गुज़र चुका है। अब आपके पास एक ड्रेन है जिसमें लाहौर का सारा वेस्ट वाटर उसके अंदर जा रहा है अनट्रीटेड। अब उसके साथ ये है कि हमेशा से जो दरिया होते हैं शहरों के किनारे, या शहर जो हैं वो हमेशा दरियाओं के किनारे आबाद किए जाते थे, जो आप ओल्ड सिविलाइजेशंस को देखिए। आपके पास अब वो जो रिवर है, जो आपके पास एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज का सोर्स था, वो डिप्लीट हो गया। आप पाकिस्तान जो है इस वक्त फॉल कर रहा है उस इंडेक्स के अंदर कि जिसमें वाटर स्कार्सिटी कंट्रीज़ के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है। ठीक है, आपका लाइक अगर आप 2009 की रिपोर्ट देखें तो आपका तकरीबन 1500 क्यूबिक मीटर आपका पर कैपिटा यूजेज था वाटर। अब आपके पास तकरीबन 2021 के अंदर आके 1017 समथिंग आपके पास रह गया। ठीक है, इसी तरह जब आप 2030 या 2035 में फॉल करेंगे ये और रिड्यूस हो जाएगा, ये आपका तकरीबन 700 पे चला जाएगा। अब अगर इस सिचुएशन के अंदर भी आप कोई स्टेप नहीं लेते, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप नहीं लेते कि आप एक नया शहर आबाद करिए या आप उस चैनलाइजेशन की तरफ जाएं और साथ उसको अटैच करिए उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के साथ, जो वाटर उसके अंदर रिचार्ज के लिए चाहिए वो रिचार्ज तभी हो सकेगा जब वो ट्रीटेड वाटर उसके अंदर शामिल होगा। और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को आपने सिर्फ चैनलाइज करके उसको सही डायरेक्शन में लेकर जाना है, क्योंकि अब वही पानी आपको हाउस होल्ड्स के लिए चाहिए, आपको इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए चाहिए, आपको इरिगेशन पर्पसेस के लिए चाहिए, और आपको वो अपना जो फूड बास्केट रिटेन करना है उसको भी आपको उसको ग्रो करने के लिए आपको वो पानी चाहिए और वो क्लीन वाटर चाहिए। या ट्रीटेड वाटर के साथ बड़े मिथ्स जुड़े हुए होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, बट इवन देन आप उसको अनट्रीटेड किसी भी सूरत में आप उसको उस तरह शामिल नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, रिवर चैनलाइजेशन के साथ साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के साथ साथ फॉरेस्ट रीजनरेशन है। फॉरेस्ट रीजनरेशन के अंदर आप स्मॉग देख रहे हैं, आपके पास कोई प्योरीफायर नहीं है लाहौर के इर्द गिर्द। कभी जलो में जो है वो दरख्त आपको नज़र आते हैं जो मैन मेड फॉरेस्ट है, फिर छांगा मांगा मैन मेड जो अंग्रेज़ के ज़माने से बना और हम उसको मज़ीद वो बढ़ा रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 9 फॉरेस्ट हैं जिनमें से भी झराक झो के ऊपर काम जो है हमारा वो जारी है,
उसके अंदर PHA ने भी वहाँ पे प्लांट्स लगाए, उनके साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में हो रहा है, और उनकी असिस्टेंस और उनके साथ हमारी जो टेक्निकल असिस्टेंस है दोनों के ऊपर बेस करते हुए हमने इंडिजिनस प्लांट्स लगाए हैं जो कि आपके लाहौर के फ्लोरा को मज़ीद इन्विगोरेट करेंगे कि आपको इंडिजिनस स्पीसी आप देखते हैं आपको। अच्छा, ये भी बड़ा मैटर करता है कि आप असल में प्लांटेशन कर किस चीज़ की रहे हैं। सो वहाँ पे हमारा तकरीबन आप कह लें कि अब 200 एकड़ प्रिपेयर होगा इस साल के 23-24 के अंदर। सो ये जब आपके जो फ़िल्टर्स हैं, आपके जैसा लंग्स आपके फ़िल्टर्स हैं, इसी तरह आपके एटमॉस्फेयर के लंग्स हैं वो फ़िल्टर्स हैं आपके, तो वो उसके अंदर इंक्रीज़ करेंगे तो आपके लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि स्मॉग की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, और जो हम आप बहुत ज़्यादा रिपोर्ट भी कर रहे हैं, अक्टूबर स्टार्ट से सुनना शुरू कर देते हैं कि लाहौर इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, तो ये इस प्रोजेक्ट के बाद आई रियली होप कि वो क्लियरली डिक्लाइन करेगा। बिल्कुल वो क्लियरली डिक्लाइन करेगा। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उससे भी ज़्यादा बल्कि इंटरेस्टिंग चीज़ जी, हमारे पास जो इंडस्ट्रियल जोन फॉल कर रहा है रूडा यूरिसडिक्शन के अंदर, उसका कोई भी डेटा मौजूद नहीं था। हमारा उसके ऊपर एनवायरमेंटल सर्वे कंप्लीट हो गया जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं जिसमें डोमिनेंटली जो है वो स्टील इंडस्ट्री मौजूद है। अब स्टील इंडस्ट्री की फर्नेसेस हैं वो आपको पता है अनकंट्रोल्ड एमिशंस जो हैं वो एयर में जा रही हैं, जिसकी वजह से वो एक स्मोक का जो ब्लैंकेट है वो वहाँ से हटने का नाम नहीं लेता। सो उसके लिए यह है कि हमारी एसोसिएशंस के साथ भी बातचीत जारी है। सबसे पहली चीज़ हमेशा से ये होती है कि एमिकेबली उनको समझाया जाए। बाज़ लोग बस दफ़ा उनको शायद अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कुछ पलूट कर रहे हैं, सो उनको अवेयरनेस दी जाती है। हमने नवंबर 2022 के अंदर हमने अपनी अवेयरनेस सेशन उनके साथ किया इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, स्मॉग के लिए उनको अवेयर किया। अब हमारी उनके साथ कॉर्नर मीटिंग्स और इनफॉर्मल मीटिंग्स, फॉर्मल मीटिंग्स सारी जा रही हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री को इकोनॉमी मानते हैं। हम इंडस्ट्री अगर बंद करते जाएंगे वो भी हमारे पास एक सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। सो उनके साथ हम हमेशा से कॉपरेशन सीख करते हैं कि वो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ लगाएं, नीड ऑफ द आवर है, नीड ऑफ द आवर। और उसके साथ ही ऐसा जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है वो लोन दे रहा है तकरीबन 1 करोड़ रुपए का कि वो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे लगाएं, और रूडा जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर भी कर रहा है साथ में, क्योंकि हमने उस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो इंडस्ट्री एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहे। और EPA के साथ हमारा कॉपरेशन जारी है। सेक्रेटरी EPA बड़े मुतहरिक हैं, बड़े इफ़ेक्टिव हैं और बड़े एफिशिएंटली सारी मेट्रो को देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे CEO हैं अगर वो इस चीज़ को बाय हार्ट कंसिडर नहीं करते इस चीज़ को, तो मेरा ख्याल है कि मैं कोई भी स्टेप लेने के काबिल नहीं। डेडिकेशन बहुत मैटर करती है। डेडिकेशन है, ये सारी लीडरशिप, तो वो पूरा एक प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल ये सारा उनका विजन है जो आगे हम इसको प्रोपेगेट करने में कामयाब भी हुए हैं। मतलब अगर मेरा वो इंडस्ट्रियल सर्वे कंप्लीट हुआ है और वो सारे हम उसके अंदर हाईलाइट अप करने शुरू हो गए हैं और उनको नोटिस भी अब साफ होने शुरू हो जाएंगे। हम EPA को भी साथ में रख रहे हैं और हम खुद भी उसके लिए जो है कुछ और आप यकीन करें कि कुछ सालों से एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लिए बड़ा मुश्किल भी हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया इस चीज़ को मैनेज करें। सो यू कमिंग ऑन बोर्ड विद दैट, आई होप कि इस साल जो है वो हमें उसके बेहतर रिजल्ट अभी से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, आप बहुत बेहतर सूरत हाल आप देखना शुरू करेंगे, क्योंकि अब वो 3 माह पहले से ही उसके लिए सारी एफर्ट्स करनी शुरू कर देते हैं। और अभी जो उनके फर्दर रूल्स इसके ऊपर डेवलप हुए हैं कि जो मैं आपके तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से भी ये बताना चाहूँगी कि जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है उसके लिए तकरीबन 5 लाख रुपए का फ़ाइन और सील भी उनको किया जा सकता है। ठीक है। सो ये अब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपके चैनल पे कि थोड़ा सा इसको ज़रा देखें और एनवायरमेंटल जो कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ हैं, पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ऊपर उनको लोन भी दिया जा रहा है, फ्लेक्सिबल लोन्स भी दिए जा रहे हैं, वो उनके साथ कोऑपरेट करें और वो लोन्स भी लें और वो अपनी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अब स्ट्रीमलाइन करनी शुरू करें। अच्छा, कमिंग बैक ऑन वन पॉइंट जहाँ पर हम बात कर रहे थे, आपने जैसे कहा कि फॉरेस्ट लगाया जा रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने ये भी देखा है कि एक मेजर परसेंटेज जो है वो ग्रीन एरिया के लिए रखी गई है, जो नया शहर आबाद किया जा रहा है। इसका क्या फ़ायदा होगा इन फ्यूचर? इसका फ़ायदा हमेशा से देखिए आप कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं हमेशा ग्रीन स्पेसेस के ज़रिए, और जब कार्बन लॉक करते हैं तो आपके टेम्परेचर्स और आपके जो एनवायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लाइक एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपके कंट्रोल में रहते हैं। जब वो आपके कंट्रोल में रहते हैं तो आपका जो रेन साइकिल है वो आपका बेहतर होता है। जब आपका रेन साइकिल बेहतर होता है अगेन वो आपकी वेजिटेशन को बेहतर करता है,
आपके लिए एक ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिसमें आपके प्लांट्स बेहतर ग्रो करते हैं। जब आपके अगेन प्लांट्स ग्रो बेहतर करते हैं तो ऑब्वियसली आपका अपना जो ह्यूमन बीइंग है वो उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करता है। आपका अपनी हेल्थ के ऊपर उसका बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। और इन लॉन्गर रन मैं तो ये कहती हूँ कि ये पूरा एक सर्कल है कि हम प्लांट्स लगाएंगे, इन्वायरमेंट बेहतर होगा, हम हेल्दी होंगे, हॉस्पिटल्स पर बजट वो बोझ कम पड़ेगा, और एक वो जिसे कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड जो है वो फिर हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो हम एक जनरेशन ऐसी बिल्ड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह जिसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को डेफिनेटली ज़रूर होगा। मैडम इन दी एंड एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहें। मैसेज एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये हर सिटीज़न का फ़र्ज़ है। किसी इदारे को लेकर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम अपना नेशनल बिहेवियर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ज़रिए बेहतर नहीं करेंगे, बेहतरी नहीं आ सकती। सो एवरी सिटीज़न शुड परफॉर्म its goal, its objective, its responsibility. बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर दिस प्रोजेक्ट। आई रियली होप कि आप लोग ज़रूर कामयाब हों, आप लोगों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए, क्योंकि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली हम सबको होना है। थैंक यू सो मच जी। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।